हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे करंट डेंसिटी के बारे में। तो करंट डेंसिटी को जितनी प्रायोरिटी दी जाती है फिज़िक्स में या फिर इंजीनियरिंग में, उतना इलेक्ट्रिक करंट को नहीं दी जाती है। स्पेसिफिकली हायर ऑर्डर फिज़िक्स कंसिडर करें तो उसमें करंट डेंसिटी को ज़्यादा कंसिडर किया जाता है इन कंपैरिजन विद द इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि जो करंट डेंसिटी होती है उसको हम लोग स्पेस में किसी भी एक पॉइंट के लिए हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं स्पेस में। तो यहाँ पर जैसे कि हमें पता है जो ओम्स लॉ का जो वेक्टर फॉर्म होता है, ओम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म को हम लोग ज़्यादा कंसिडर करते हैं इन कंपैरिजन विद द स्केलर फॉर्म, क्योंकि जो ओम्स लॉ का जो वेक्टर फॉर्म होता है उसका ज़्यादा सिग्निफिकेंस होता है। हमें पता है जो ओम्स लॉ का जो वेक्टर फॉर्म होता है बराबर में होता है करंट डेंसिटी इक्वल टू सिग्मा इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ पर ये जो जे वो है करंट डेंसिटी, तो यहाँ पर करंट डेंसिटी अपीयर कर रहा है। तो जितना हम लोग ये वेक्टर फॉर्म को कंसिडर करते हैं ओम्स लॉ का, उतना हम लोग ये वाले फॉर्म को नहीं कंसिडर करते v इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो वेक्टर फॉर्म है इसका ज़्यादा सिग्निफिकेंस है और यहाँ पर करंट डेंसिटी अपेयर कर रहा है, इसका मतलब जो करंट डेंसिटी है उसका ज़्यादा सिग्निफिकेंस होता है इन कंपैरिजन विद द इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहला फंडामेंटल से स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग कैसा मेजरमेंट करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे करंट डेंसिटी के बारे में, क्योंकि करंट डेंसिटी को समझने के लिए हमारा जो बेसिक जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है एटम, यहाँ पर हमने एज्यूम किया है नेगेटिवली चार्ज एटम, जबकि जो एटम होता है कंडक्टर में वो होता है न्यूट्रल, जिसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सेम होती है। तो यहाँ पर हमने जो एटम कंसीडर किया ये एटम में हमने एज्यूम किया ये है इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो डार्क वाले जो डॉट्स है वो हमें इंडिकेट कर रहे हैं प्रोटॉन, और यहाँ पर ये वाले जो डॉट्स है जो कि एरो की टिप इंडिकेट कर रही है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर हमने जो एटम कंसीडर किया है वो है नेगेटिवली चार्ज एटम, तो ऑब्वियसली इसको हम लोग बोल सकते हैं नेगेटिवली चार्ज आयन, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होगी वो ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन विद द डेंसिटी ऑफ द प्रोटॉन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस शेल के साथ लूजली अटैच होता है। अगर हम लोग कंडक्टर के केस में बात करें तो कंडक्टर में बेसिकली जो एटम होते हैं वो एटम में होता है सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मगर ये वाले केस में हमने कंसिडर किया है हायर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंपैरिजन विद द प्रोटॉन। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो ये वैलेंस शेल के साथ लूजली अटैच होते हैं, और जो कंडक्टर होता है उसमें भी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस शेल के साथ लूजली बाउंडेड होते हैं या फिर बोल सकते हैं वीकली अटैच होते हैं, जिसकी वजह से होता है क्या है, जरा सी भी अगर टेम्परेचर राइज होता है या फिर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्टैक्ट में अगर ये एटम आ जाते हैं तो उस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करता है, जिसके वजह से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाते हैं और मूव करने लगते हैं पूरे कंडक्टर में, और जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट, और जो पॉजिटिव चार्ज का जो फ्लो होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। हमें पता है जो न्यूट्रॉन होता है वो होता है न्यूट्रल, और जो प्रोटॉन होता है वो होता है पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है नेगेटिव चार्ज। हम लोग जो कंडक्टर कंसीडर करते हैं हर एक मटेरियल में जो एटम होता है, एटम में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, हैंस वो जो मटेरियल होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। सिमिलरली कंडक्टर में भी जो एटम होता है उसमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो नेट चार्ज होता है वो होता है जीरो, हैंस जो कंडक्टर होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। और करंट जब फ्लो करता है कंडक्टर में, जब कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो उस केस में भी जो कंडक्टर होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया एक सिंपल सा एग्जांपल, यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये कंडक्टर के अक्रॉस हमने प्रोवाइड किया वी पोटेंशियल डिफरेंस, जिसके वजह से कंडक्टर के अक्रॉस बनेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स का जो डायरेक्शन होगा वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएट होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एक्ट करेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे पूरे कंडक्टर में मूव करने लगेंगे वेलोसिटी के साथ, जिसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ करते जाए तो उस केस में जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा वो ज़्यादा होगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो गए, हैंस जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा कंडक्टर में वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन के फ्लो का जो डायरेक्शन होता है वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ होता है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है। जैसे कि मैंने बोला ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं, जिसको हम लोग कंसिडर करते हैं वी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो करंट का मेजरमेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, करंट का मेजरमेंट करने के लिए हम लोग कंसिडर करते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, और वो क्रॉस सेक्शनल एरिया को एक सेकंड में कितने चार्ज क्रॉस कर रहे होते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया एक सिंपल सा एग्जाम्पल, अगर वो क्रॉस सेक्शनल एरिया को एक सेकंड में ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज क्रॉस करते हैं तो उस केस में जो करंट होता है वो ज़्यादा होता है। अगर वो क्रॉस सेक्शनल एरिया को एक सेकंड में अगर कम से कम चार्ज क्रॉस कर रहे हैं तो उस केस में जो करंट होगा वो कम होगा।
यहाँ पर हमने कंसीडर किया एग्जाम्पल, यहाँ पर हमने कंसीडर किया एक कंडक्टर और यहाँ पर हमने दूसरा कंडक्टर कंसीडर किया, दोनों कॉपर के बने। ऑब्वियसली दोनों की जो कंडक्टिविटी होगी वो सेम होगी। यहाँ पर ये वाले कंडक्टर के अक्रॉस हमने 9 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करी और ये वाले कंडक्टर के अक्रॉस हमने 2 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करी। तो ये वाले कंडक्टर के अक्रॉस जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो ज़्यादा होगा और ये वाले कंडक्टर के अक्रॉस जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कम होगा, जिसके वजह से ये वाले केस में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा ज़्यादा होगा, हैंस चार्जेस का एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। और ये वाले केस में जो करंट का जो फ्लो होगा वो ज़्यादा होगा और ये वाले केस में जो करंट का जो फ्लो होगा वो कम होगा। तो करंट के फ्लो का मेजरमेंट करने के लिए हम लोग कंसिडर करते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया को 1 सेकंड में कितने चार्ज क्रॉस करते हैं हम लोग वो देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये क्रॉस सेक्शनल एरिया को 1 सेकंड में जो चार्जेस क्रॉस कर रहे हैं उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, उसका मतलब ये वाले केस में करंट ज़्यादा है। और यहाँ पर ये वाले क्रॉस सेक्शनल एरिया को जो चार्जेस क्रॉस कर रहे हैं 1 सेकंड में उसकी जो डेंसिटी है वो है कम, तो इसका मतलब ये वाले केस में जो करंट है वो है कम। और ऑब्वियसली ये वाले केस में जो करंट है वो है कम और ये वाले केस में जो करंट है वो है ज़्यादा। तो जो करंट होता है वो बराबर में होता है करंट का मेजरमेंट करने के लिए चार्ज क्रॉस डिवाइडेड बाय यूनिट टाइम, I इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई टी। अगर चार्ज क्रॉस यूनिट टाइम के रेस्पेक्ट में ज़्यादा होता है करंट ज़्यादा, चार्ज क्रॉस यूनिट टाइम के रेस्पेक्ट में कम होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू, तो उस केस में करंट कम होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं जो करंट होगा वो बराबर में होगा क्यू डिवाइडेड बाई टी। जो चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती है कूलम, टाइम की जो यूनिट होती है वो होती है सेकंड। सेकंड को अगर हम लोग न्यूमरेटर में कंसीडर करें तो हमें मिलेगा कूलम पर सेकंड, और जो कूलम पर सेकंड होता है उसको हम लोग बोलते हैं एम्पियर। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, हम लोग कंसीडर करते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, और क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू कितने चार्जेस क्रॉस करते हैं हम लोग वो देखते हैं। अगर वो क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू अगर ज़्यादा से ज़्यादा चार्जेस क्रॉस करते हैं तो उस केस में करंट ज़्यादा होगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा भी कंसीडर कर सकते हैं। हर एक क्रॉस सेक्शनल एरिया से किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो चार्ज क्रॉसिंग होगी या फिर जो चार्ज क्रॉस करेंगे उसकी जो डेंसिटी होगी वो सेम होगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो उस केस में जो कंडक्टर होगा वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं होगा, नेगेटिव चार्जेस का इन्फ्लुएंस क्रिएट हो जाएगा। इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया इलेक्ट्रिक करंट के कॉन्सेप्ट में। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने कंसीडर किया एक सिंपल सा एग्जांपल, ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर के अक्रॉस हमने प्रोवाइड किया वी पोटेंशियल डिफरेंस, और ये कंडक्टर में हमने कंसीडर किया 3 क्रॉस सेक्शनल एरिया। एक ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया, एक ये स्लैंट वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया और एक ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया। C1 क्रॉस सेक्शनल एरिया, C2 क्रॉस सेक्शनल एरिया और C3 क्रॉस सेक्शनल एरिया। हम लोग कोई भी क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसीडर करें, ये तीनों क्रॉस सेक्शनल एरिया से किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो चार्जेस फ्लो करेंगे या चार्जेस जो क्रॉस करेंगे उसकी जो डेंसिटी होगी वो सेम होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये वाला जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको जो चार्ज क्रॉस कर रहा है वो 3 चार्ज क्रॉस कर रहा है, हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सिमिलरली ये वाला जो क्रॉस सेक्शनल एरिया उसको भी 3 चार्ज क्रॉस कर रहा है, हम लोग देख सकते हैं। ये वाले क्रॉस सेक्शनल एरिया को भी 3 चार्ज क्रॉस कर रहा है। तो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया को जो चार्जेस क्रॉस करेंगे उसकी जो डेंसिटी होगी वो सेम होगी। ऐसा नहीं होगा कि ये वाले क्रॉस सेक्शनल एरिया को अगर टी टाइम में 3 चार्जेस क्रॉस कर रहे हैं और ये वाले क्रॉस सेक्शनल एरिया को टी टाइम में 2 चार्जेस क्रॉस कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होगा तो उस केस में क्या होगा, बेसिकली नेगेटिव चार्जेस का एक्यूमुलेशन होगा जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स क्रिएट करेगा, और वो जो रीजन होगा वो रेसिस्ट करेगा इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को और सपोर्ट करेगा आउटगोइंग इलेक्ट्रॉन को। इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है इलेक्ट्रिक करंट के कॉन्सेप्ट में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये वाले क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू भी 3 चार्जेस क्रॉस करेंगे किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, ये वाले क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू भी सेम चार्ज, और ये वाले क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू भी सेम चार्ज क्रॉस करेंगे। तो हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा भी कंसिडर कर सकते हैं किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो क्रॉस सेक्शनल एरिया को जो चार्जेस क्रॉस करेंगे उसकी जो डेंसिटी होगी वो सेम होने वाली है। यहाँ पर हमने एक और एक एग्जाम्पल कंसिडर किया है, ये हमने कंसीडर किया कंडक्टर, उसके अक्रॉस हमने वी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया। हमने एज्यूम किया 2 क्रॉस सेक्शनल एरिया, एक C1 क्रॉस सेक्शनल एरिया और एक C2 क्रॉस सेक्शनल एरिया। चाहे हम C1 क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसीडर करें या फिर C2 क्रॉस सेक्शनल एरिया, दोनों एरिया का जो मैग्नीट्यूड है वो अलग अलग है, हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मगर दोनों एरिया के थ्रू जो चार्जेस क्रॉस करेंगे उसकी जो डेंसिटी होगी वो सेम होगी। यहाँ पर ये क्रॉस सेक्शनल एरिया को भी 3 चार्ज क्रॉस कर रहे हैं, और ये वाला जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है C2 क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको भी चार्ज क्रॉसिंग की जो डेंसिटी है वो है 3। तो हम लोग कोई भी क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसीडर करें किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, वो क्रॉस सेक्शनल एरिया को जो चार्जेस क्रॉस करेंगे उसकी जो डेंसिटी होगी वो सेम होने वाली है। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे करंट डेंसिटी के बारे में। जो करंट डेंसिटी होती है वो एक पॉइंट का फंक्शन है, या फिर बोल सकते हैं पॉइंट फंक्शन। यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है कंडक्टर के अक्रॉस हमने वी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया। करंट डेंसिटी हम लोग कंडक्टर में किसी भी एक पॉइंट के लिए डिस्क्राइब कर सकते हैं, या फिर किसी भी एक पॉइंट के लिए हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं कंडक्टर में।
फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो कंडक्टर है उसमें फ्लो रहा है करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनेगा, हैंस इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया कुछ पॉइंट, ये वाले पॉइंट के लिए हम लोग करंट डेंसिटी को डिस्क्राइब कर सकते हैं, ये वाले पॉइंट के लिए हम लोग करंट डेंसिटी को डिस्क्राइब कर सकते हैं, ये वाले पॉइंट के लिए हम लोग करंट डेंसिटी को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो जो करंट डेंसिटी होता है वो एक पॉइंट का फंक्शन होता है, कंडक्टर में हम लोग किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए करंट डेंसिटी को डिस्क्राइब कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाले पॉइंट के लिए अगर हम लोग, ये जो एरो की टिप है वो हमें इंडिकेट कर रही है, ये वाले पॉइंट के लिए अगर हम लोग करंट डेंसिटी को डिस्क्राइब करें तो ये वाला जो पॉइंट है उसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से कंसीडर किया, वो जो पॉइंट है उसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से कंसीडर किया, और ये जो पॉइंट है उसको हमने नाम दिया पॉइंट पी, और ये पॉइंट पी के लिए हम लोग डिस्क्राइब करेंगे करंट डेंसिटी को। ये पॉइंट पी के अक्रॉस हमने कंसीडर किया क्रॉस सेक्शनल एरिया, और ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो मैग्नीट्यूड है वो इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल है। तो यहाँ पर हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया क्यों कंसीडर किया, जब करंट डेंसिटी पॉइंट का फंक्शन है तो उस केस में क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसीडर करने की क्या रिक्वायरमेंट। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने इसलिए कंसीडर किया, अगर हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर नहीं कंसीडर करें तो उस केस में हम लोग करंट को नहीं डिस्क्राइब कर पाएंगे। जब हम लोग करंट को ही नहीं डिस्क्राइब कर पाएंगे तो उस केस में जो करंट डेंसिटी है उसको डिस्क्राइब करने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि जो करंट डेंसिटी है वो करंट से आता है। तो करंट को डिस्क्राइब करने के लिए हमें कंसीडर करना होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो करंट को कंसीडर करने के लिए हमने यहाँ पर कंसीडर किया है क्रॉस सेक्शनल एरिया, मगर ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो मैग्नीट्यूड है वो इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल है। तो यहाँ पर हमने पॉइंट कंसीडर किया, ये पॉइंट के लिए हमें डिस्क्राइब करना है करंट डेंसिटी। ये पॉइंट के अक्रॉस हमने ड्रॉ किया एक इनफाइनाइटेसिमल लूप, जिसके अंदर का जो एरिया है वो इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल है, जिसको हमने कंसीडर किया डी ए। तो यहाँ पर ये जो इनफाइनाइटेसिमल एरिया है इसका जो एरिया वेक्टर है उसका जो डायरेक्शन है वो ये एरो इंडिकेट कर रही है, और वो जो एरिया वेक्टर है उसको हमने शो किया यूनिट वेक्टर एन कैप। यहाँ पर एक पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप इसको नोट कर लो, ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन और करंट डेंसिटी का डायरेक्शन, तीनों का जो डायरेक्शन होगा वो सेम होगा, जिसके वजह से कोई भी दो क्वांटिटी के बीच का जो एंगल होगा वो होगा 0 डिग्री का। फॉर एग्जांपल करंट डेंसिटी और जो एरिया वेक्टर दोनों के बीच का जो एंगल होगा थीटा वो होगा 0 डिग्री का, या फिर करंट डेंसिटी, या फिर एरिया वेक्टर या फिर करंट डेंसिटी, या फिर एरिया वेक्टर या फिर करंट, तीनों के बीच का जो एंगल होगा वो 0 डिग्री का होगा, क्योंकि तीनों का जो डायरेक्शन है वो सेम है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो इनफाइनाइटेसिमल एरिया, ये इनफाइनाइटेसिमल एरिया के थ्रू जो करंट फ्लो करेगा उसको हमने कंसीडर किया है डी आई करंट, क्योंकि जो एरिया है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत कम है, जिसके वजह से ये एरिया के थ्रू जो करंट फ्लो होगा वो होगा डी आई, जिसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया। तो ये पॉइंट के लिए जो करंट डेंसिटी वो बराबर में होगी जे इक्वल टू डी आई डिवाइडेड बाई डी ए। यहाँ पर जो जे है वो है करंट डेंसिटी और जो डी आई है वो है करंट, जो कि इनफाइनाइटेसिमल एरिया के थ्रू फ्लो कर रहा है, और जो डी ए है वो है ये इनफाइनाइटेसिमल एरिया का मैग्नीट्यूड। तो ये वाला जो रिलेशन होता है इसी को ही हम लोग बोलते हैं करंट डेंसिटी, और जो करंट डेंसिटी होती है उसको हम लोग शो करते हैं जे से। तो यहाँ पर ये करंट डेंसिटी का स्केलर फॉर्म होता है जो कि हमें इंडिकेट करता है करंट डेंसिटी का मैग्नीट्यूड, जबकि जो करंट डेंसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन भी होता है, जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये जो यूनिट वेक्टर एन कैप वो डायरेक्शन होता है इनफाइनाइटेसिमल एरिया का, और जो डायरेक्शन होता है वो एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो करंट के डायरेक्शन में होता है, जैसे कि मैंने आपको बोला। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाला जो रिलेशन होता है वो स्केलर फॉर्म होता है करंट डेंसिटी का, जे इज इक्वल टू डी आई डिवाइडेड बाई डी ए। और ये वाले रिलेशन को हम लोग तभी यूज़ करते हैं जब हर एक पॉइंट पर करंट डेंसिटी का मैग्नीट्यूड सेम ना हो, या फिर बोल सकते हैं हर एक पॉइंट के लिए करंट डेंसिटी का मैग्नीट्यूड अगर कांस्टेंट नहीं होता है तो उस केस में हम लोग यूज़ करते हैं ये वाला रिलेशन। सिमिलरली अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म कंसीडर करें तो वेक्टर फॉर्म में हमें क्या करना होगा, ये वाला जो रिलेशन है, ये वाला जो फॉर्म है उसके साथ हमें सिंपली मल्टीप्लाई करना होगा यूनिट वेक्टर एन कैप, जिसके वजह से हमें मिल जाएगा करंट डेंसिटी का वेक्टर फॉर्म। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं करंट डेंसिटी एज अ वेक्टर इक्वल टू डी आई डिवाइडेड बाई डी ए इंटू यूनिट वेक्टर एन कैप। तो ये वाला जो फॉर्म होता है इसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ करंट डेंसिटी, और ये वाला जो फॉर्म होता है वो होता है स्केलर फॉर्म ऑफ करंट डेंसिटी। सिमिलरली एक एग्जाम्पल कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है कंडक्टर, ये कंडक्टर में हमने कंसीडर किया ये ए क्रॉस सेक्शनल एरिया, और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ एसोसिएटेड हर एक पॉइंट पर जो करंट डेंसिटी है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो है कांस्टेंट। तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया से जो करंट फ्लो हो रहा है उसको हम लोग कैसा कंप्यूट कर पाएंगे, अगर जे करंट डेंसिटी कांस्टेंट होता है उस केस में तो हम लोग बोल सकते हैं जो करंट डेंसिटी हो बराबर में होगा आई डिवाइडेड बाई ए के। करंट डेंसिटी इक्वल टू करंट डिवाइडेड बाई ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है उसको हमने यहाँ पर डिनोमिनेटर में कंसीडर किया। इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, आप सोच रहे होगे करंट इज इक्वल टू करंट डेंसिटी इंटू एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर अगर आप ये वाले रिलेशन को कुछ इस तरीके से अगर आप लिखते हो तो उस केस में वाला जो रिलेशन होगा वो होगा रॉन्ग।
आपको कंसीडर करना होगा करंट डेंसिटी एज अ वेक्टर डॉटेड विथ एरिया एज अ वेक्टर, अगर आपको ये करंट फाइंड आउट करना है तो। अगर आपको एक करंट फाइंड आउट करना है तो आपको कंसीडर करना होगा करंट डेंसिटी एज अ वेक्टर डॉटेड विथ एरिया एज अ वेक्टर। आप ऐसा नहीं कंसीडर कर सकते हो करंट इज इक्वल टू करंट डेंसिटी एज ए स्केलर इनटू एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये वाला जो फॉर्म है, ये वाला जो फॉर्म है वो है रॉन्ग। ये जो रिलेशन है वो है रॉन्ग। ये रिलेशन हमें क्या इंडिकेट करेगा कि अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर वेरी कर जाए तो उस केस में जो करंट होगा वो वेरी कर जाएगा। मगर हमें पता है क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा भी हो, क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा भी हो, हर एक क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू जो करंट फ्लो करेगा वो कांस्टेंट होने वाला है। मगर ये वाला जो फॉर्म है वो हमें इंडिकेट नहीं करता। ये फॉर्म हमें बोलता है एरिया वेरी करेगा तो जो करंट होगा वो भी वेरी कर जाएगा। तो इसको समझने के लिए हम लोग कंसिडर करेंगे एक सिंपल सा एग्जाम्पल। एक सिंपल सा एग्जाम्पल हमने यहाँ पर कंसिडर किया। ये हमने कंसिडर किया कंडक्टर में हमने एज्यूम किया दो क्रॉस सेक्शनल एरिया। एक ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसको हमने कंसिडर किया क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, और एक ये वाला स्लैंट वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसको हमने कंसिडर किया ए डैश। तो यहाँ पर ये दोनों क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू जो करंट फ्लो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। अगर ये क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू अगर आई करंट फ्लो होता है, ये वाले क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू अगर आई करंट फ्लो होता है, और ये वाले स्लैंट वाले क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू अगर आई डैश करंट फ्लो होता है, तो जो आई करंट और जो आई डैश करंट दोनों बराबर में होना चाहिए। मगर ये हमें ये वाला फॉर्म इंडिकेट नहीं करता। ये वाला फॉर्म हमें ये बोलता है कि जो आई करंट और जो आई डैश करंट होगा वो बराबर में नहीं होंगे। तो यहाँ पर हमने जो दो क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसीडर किया है, दोनों का हम लोग को डायमेंशन कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पर ये वाला जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसकी जो लेंथ है वो है एल, और जो ब्रेथ है वो है बी, और ये जो स्लैंट वाला जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसकी भी लेंथ होगी एल, मगर उसका जो ब्रेथ होगा उसको हमने कंसिडर किया बी डैश। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाला फॉर्म अगर हम लोग कंसिडर करें ये वाला फॉर्म, तो ये वाले फॉर्म के रेस्पेक्ट में हम लोग बोल सकते हैं ये वाले क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू जो करंट फ्लो होगा वो बराबर में होगा करंट डेंसिटी एज ए स्केलर और ये एरिया वेक्टर एज ए स्केलर। सिमिलरली यहाँ पर ये वाले एरिया के थ्रू जो करंट फ्लो होगा वो होगा आई डैश, और वो बराबर में होगा करंट डेंसिटी का मैग्नीट्यूड इनटू एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड जिसको हमने कंसीडर किया ए डैश। अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अभी हम लोग कंसीडर करेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और ऑब्वियसली हमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन ही कंसीडर करना होगा क्योंकि यहाँ पर हम लोग स्केलर फॉर्म कंसीडर कर रहे हैं करंट का और करंट डेंसिटी और एरिया वेक्टर का। तो यहाँ पर हमें कंसीडर करना होगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अगर वेक्टर फॉर्म होता तो उस केस में हम लोग मानते थे वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें दोनों केसेस में जो करंट डेंसिटी है वो है कांस्टेंट। ये जो करंट डेंसिटी ये वाले क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू भी कांस्टेंट है, और यहाँ पर ये वाले क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए भी जो करंट डेंसिटी है वो कांस्टेंट है। ये हमने इधर ही डिस्कस किया था। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया के हर एक पॉइंट के लिए जो करंट डेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पर ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया, या फिर बोल सकते हैं पूरे कंडक्टर में, ये पूरे कंडक्टर में हर एक पॉइंट के लिए जो करंट डेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पर ये वाले क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए भी करंट डेंसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, ये वाले क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए भी करंट डेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो है कांस्टेंट। और यहाँ पर ये बहुत हद तक क्लियर है कि ये वाला जो एरिया है, ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो हम लोग बोल सकते हैं जो ए डैश क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है ए क्रॉस सेक्शनल एरिया के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें दोनों केसेस में जो करंट डेंसिटी है वो है कांस्टेंट। ये वाले केस में जो करंट डेंसिटी है वो है कांस्टेंट, और ये वाले केस में भी जो करंट डेंसिटी है वो है कांस्टेंट। मगर ये जो ए डैश एरिया है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो है ज़्यादा। इसका मतलब जो आई डैश करंट होगा वो ज़्यादा होगा अगर हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करें तो। सिमिलरली यहाँ पर ये जो एरिया है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कम है और करंट डेंसिटी कांस्टेंट, हैंस जो करंट होगा वो कम होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो आई डैश करंट है वो ज़्यादा है और जो आई करंट है वो कम है, क्योंकि दोनों केसेस में करंट डेंसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और जो एरिया उसका मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है। यहाँ पर एरिया ज़्यादा है जिसकी वजह से आई डैश करंट ज़्यादा होगा ये वाले क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए, और यहाँ पर अगर हम लोग देखें एरिया कम है ए एरिया है तो उसके लिए जो करंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कम होगा। तो यहाँ पर हमने ये प्रूव किया कि जो आई डैश करंट और जो आई करंट है वो ये दोनों क्रॉस सेक्शनल एरिया के बराबर में नहीं है। आई मीन दोनों क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू सेम नहीं फ्लो कर रहा है आई डैश करंट और आई करंट, जो कि रॉन्ग है, जो कि हमें ये वाला फॉर्म इंडिकेट करता है। मगर अभी हम लोग प्रूफ करेंगे कि जो आई करंट है वो बराबर में होता है आई डैश करंट के जस्ट बाय टेकिंग द डॉट प्रोडक्ट इन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। करंट डेंसिटी और एरिया वेक्टर दोनों के डॉट प्रोडक्ट को कंसीडर करते हुए हम लोग प्रूफ करेंगे ये वाले क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है और ये वाले क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, हैंस हम लोग प्रूफ करेंगे आई करंट इक्वल टू आई डैश करंट। तो उसके लिए हमने कंसीडर किया ये जो सेम फिगर है उसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया। यहाँ पर ये वाला जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया को हमने यहाँ पर कंसीडर किया, और ये जो स्लैंट वाला जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ए डैश उसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया। ये जो ए डैश क्रॉस सेक्शनल एरिया उसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया एरो की टिप, और ये वाला जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वर्टिकल वाला उसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया।
तो यहाँ पर ये जो स्लैंट वाला जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसका जो एरिया वेक्टर है उसको हमने कंसीडर किया ए डैश एज अ वेक्टर, और उसका जो डायरेक्शन होगा, ये जो एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा, ये जो स्लैंट वाला जो एरिया है उसके प्लेन के साथ परपेंडिकुलर होगा, जो कि हमें ये वाली एरो इंडिकेट कर रही है। तो ये जो एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो इंडिकेट कर रहा है यूनिट वेक्टर ए डैश। सिमिलरली यहाँ पर ये जो स्लैंट वाला जो एरिया है उसके थ्रू जो करंट डेंसिटी का जो डायरेक्शन है वो ये वाली एरो इंडिकेट कर रही है, ये वाली एरो इंडिकेट कर रही है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये वाली जो एरो है, ये वाली जो एरो है, कर्सर की जो टिप आपको जो एरो इंडिकेट कर रही है वो करंट डेंसिटी का डायरेक्शन है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें एनी हाउ ये वाला जो एरिया है, ये वाले एरिया को अगर हम लोग शिफ्ट करके यहाँ पर लेके आ जाए कुछ इस तरीके से, तो ये वाली जो सेम फिगर है उसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से कंसीडर किया, कुछ इस तरीके से हमने कंसीडर किया। हमने क्या किया, में जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है उसको हमने शिफ्ट करके यहाँ पर कुछ इस तरीके से लेके आया, जो कि हमें ये वाली फिगर इंडिकेट कर रही है, ये वाली फिगर। तो जो स्लैंट वाला जो एरिया है उसका जो ब्रेथ है उसको हमने कंसीडर किया था बी डैश, और जो वर्टिकल वाला जो क्रॉस सेक्शनल एरिया उसकी जो ब्रेथ है उसको हमने कंसीडर किया था बी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो यहाँ पर ये वाला जो एंगल जो बनेगा, ये वाला जो एंगल होगा वो होगा थीटा, और यहाँ पर ये वाला जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री का, क्योंकि यहाँ पर हमें मिल रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल। ये है राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज जो कि बी डैश, ये है राइट एंगल ट्रायंगल की ब्रेथ, और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री का। तो यहाँ पर अगर ये वाला एंगल अगर थीटा होता है तो हम लोग ज्योमेट्रिकली प्रूव कर सकते हैं यहाँ पर ये जो एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन और यहाँ पर ये जो करंट डेंसिटी दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो भी होगा थीटा, जो कि हम लोग ये वाले फिगर में देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो एरिया वेक्टर है, ए डैश एरिया का जो एरिया वेक्टर है वो हमें ये एरो इंडिकेट कर रही है, और जो करंट डेंसिटी का जो डायरेक्शन है वो हमें ये वाली एरो इंडिकेट कर रही है। तो दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो होगा थीटा, क्योंकि ये वाला जो एंगल है वो है थीटा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग कोसाइन ऑफ थीटा कंसीडर करें तो जो कोसाइन ऑफ थीटा होगा बराबर में होगा बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो जो बेस है वो है बी और जो हाइपोटेन्यूज है वो है बी डैश। तो अल्टीमेटली हमें मिल जाएगा कोसाइन ऑफ थीटा इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय बी डैश इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय कोसाइन ऑफ थीटा। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो बी डैश है उसके साथ हम लोग एल को मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये बी के साथ हम लोग एल को मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसके वजह से जो ए डैश क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, और जो ए क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब ये वाला जो क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका हमें मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। तो हमने वही किया, बी डैश इंटू एल इक्वल टू बी इंटू एल डिवाइडेड बाय कोसाइन ऑफ थीटा। तो बी डैश इंटू एल तो हमें मिल जाएगा ए डैश एरिया का मैग्नीट्यूड, स्लैंट वाला जो क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका मैग्नीट्यूड, बी इंटू एल जो वर्टिकल वाला जो क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय कोसाइन ऑफ थीटा। तो यहाँ पर सबसे पहले अभी हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये वाले क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए हम लोग प्रूव करेंगे करंट डेंसिटी को। फिर उसके बाद ये वाला जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उसके लिए हम लोग प्रूव करेंगे करंट को, आई मीन करंट डेंसिटी को। तो हमें पता है जो करंट डेंसिटी है वो बराबर में होती है करंट इज इक्वल टू करंट डेंसिटी एज अ वेक्टर डॉटेड विद एरिया एज अ वेक्टर। तो यहाँ पर हमने डॉट प्रोडक्ट क्यों कंसीडर किया, इसके बारे में हम लोग प्रूव करेंगे, इसके बारे में हम लोग बाद में कंसीडर करेंगे। अभी हम लोग कर क्या रहे, अभी हम लोग ये प्रूव कर रहे हैं कि ये वाले क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू और ये वाले क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू जो करंट है वो सेम है, और उसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जो करंट डेंसिटी और जो एरिया वेक्टर है दोनों के बीच का हम लोग डॉट प्रोडक्ट कंसीडर करते हुए चल रहे हैं। तो सबसे पहला ये वाला जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसके थ्रू हम लोग फाइंड आउट करेंगे करंट। तो हम लोग बोल सकते हैं करंट इज इक्वल टू करंट डेंसिटी एज अ वेक्टर डॉटेड विद एरिया एज अ वेक्टर। तो यहाँ पर हमने एज्यूम किया डॉट प्रोडक्ट, हमें पता है हम लोग डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं, हम लोग डॉट प्रोडक्ट में कंसीडर करते हैं पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का जो कोसाइन ऑफ एंगल होता है वो। तो करंट डेंसिटी का मैग्नीट्यूड जे, एरिया वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो है ए, और दोनों के बीच का जो कोसाइन ऑफ एंगल है उसको हमने कंसीडर किया कोसाइन ऑफ थीटा। हमें पता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, करंट डेंसिटी, एरिया वेक्टर और करंट तीनों का जो डायरेक्शन होगा वो होगा सेम, जिसके वजह से होगा क्या, कोई भी दो क्वांटिटी के बीच का जो एंगल होगा थीटा वो होगा 0 डिग्री का। मतलब यहाँ पर हम लोग कंसीडर कर सकते हैं जो करंट डेंसिटी और जो एरिया वेक्टर दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो होगा 0 डिग्री का। तो जो कोसाइन ऑफ थीटा होगा वो होगा कोसाइन ऑफ 0 डिग्री, और कोसाइन ऑफ 0 डिग्री होता है वो होता है 1। अल्टीमेटली जो करंट होगा वो बराबर में होगा जे इंटू ए। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाले क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है वो है जे इंटू ए। सिमिलरली ये वाले क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू भी जो करंट फ्लो करना चाहिए वो होना चाहिए जे इंटू ए, तब जाके जो आई करंट और जो आई डैश करंट हो गए वो बराबर में हो गए, और दोनों को बराबर में होना होगा क्योंकि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि हम लोग कैसा भी क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसीडर करें, हर एक क्रॉस सेक्शनल एरिया से किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर या फिर किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो चार्ज क्रॉसिंग की जो डेंसिटी होगी वो सेम होगी। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया
आई डैश करंट, यहाँ पर ये वाले क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है उसको हमने कंसिडर किया आई डैश करंट। तो जो आई डैश करंट होगा वो बराबर में होगा करंट डेंसिटी एज अ वेक्टर डॉटेड विथ ए डैश एरिया एज अ वेक्टर। तो यहाँ पर अगेन हमें कंसीडर करना होगा करंट डेंसिटी का मैग्नीट्यूड, एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दोनों के बीच का कोसाइन ऑफ एंगल जो कि होगा कोसाइन ऑफ 0 डिग्री। तो अल्टीमेटली हमें मिल जाएगा आई डैश इज इक्वल टू जे इंटू ए डैश इंटू कोसाइन ऑफ थीटा। तो जो कोसाइन ऑफ थीटा होगा वो हो जाएगा कोसाइन ऑफ 0 डिग्री, और अल्टीमेटली जो कोसाइन ऑफ 0 डिग्री होता है वो होता है 1। उससे पहले अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो ए डैश है, ये ए डैश, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो ए डैश है वो किसके बराबर में, यहाँ पर हमने ए डैश के लिए वैल्यू कंप्यूट करी है जो कि ए डैश इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय कोसाइन ऑफ थीटा। तो यहाँ पर ये जो ए डैश है उसके जगह हम लोग पुट कर देंगे ए डिवाइडेड बाय कोसाइन ऑफ थीटा। तो यहाँ पर हमने एग्जैक्टली वही किया, जो जे यहाँ पर ये वाला जो जे, ये वाला जे उसको हमने एज इट इज़ यहाँ पर लिखा, और ए डैश के जगह हमें पुट करना है ए डिवाइडेड बाय कोसाइन ऑफ थीटा। तो हमने पुट किया ए डिवाइडेड बाय कोसाइन ऑफ थीटा, और ये वाला जो कोसाइन ऑफ थीटा उसको हमने एज इट इज़ कंसीडर किया कोसाइन ऑफ थीटा। तो यहाँ से कोसाइन ऑफ थीटा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से कोसाइन ऑफ थीटा कैंसिल हो जाएगा। हमें डॉट प्रोडक्ट का जो एंगल है वो भी हमें कंसीडर नहीं करना पड़ा। यहाँ से कोसाइन ऑफ थीटा कैंसिल, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, ये कोसाइन ऑफ थीटा यहाँ से कैंसिल, यहाँ से भी कोसाइन ऑफ थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमें मिल जाएगा जे इंटू ए। तो जो आई डैश करंट होगा वो बराबर में होगा जे इंटू ए। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो आई डैश करंट और जो आई करंट है दोनों एग्जैक्टली बराबर में, और दोनों को हमने प्रूव किया विद द हेल्प ऑफ डॉट प्रोडक्ट इन बिटवीन करंट डेंसिटी एज अ वेक्टर डॉटेड विथ एरिया एज अ वेक्टर। और हमने ये भी प्रूव किया कि ये वाला जो फॉर्म होता है ये रॉन्ग होता है, इसको हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते। जब भी हम लोग करंट को फाइंड आउट करेंगे तो उस केस में हम लोग कंसीडर करेंगे करंट डेंसिटी एज अ वेक्टर डॉटेड विथ एरिया एज अ वेक्टर।